हरीश सर आप नमस्ते। सभी का सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। आप हाँ सर, सभी का कंटिन्यू। नमस्ते सर। इस ग्रुप पर स्वागत है। और आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण विलम्ब हुआ। आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा, विलम्ब ना हो। सबसे पहले क्योंकि हम शुरुआत करते हैं आदरणीय अजय खैरे सर के संबोधन से, तो मैं आदरणीय अजय खैरे सर को मंच पर 2 शब्द रखने के लिए बुलाना चाहूंगा। आदरणीय अजय खैरे सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं खुशी की बात बताना चाहता हूँ सभी को कि हरीश सर, मैं और लक्ष्मण ने मिलके थोड़े एफर्ट लगाए और अपना जो लेक्चर बीच में 40 मिनट के बाद में बंद हो जाता है, वो वाली दिक्कत अब से नहीं आएगी। अभी जैसे ही लेक्चर शुरू होगा, जब तक सर पढ़ाना चाहेंगे, जब तक आप लोग सुनना चाहोगे, तब तक लेक्चर नॉन स्टॉप चलेगा। जूम से हमारा जो भी टेक्निकल इशू था वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात है, तो बच्चों का मन उसमें लगा रहेगा। दूसरी बात सर, खुद के हरीश सर खुद बहुत व्यस्त है, एक मानसिक रूप से भी व्यस्त है और शारीरिक रूप से भी व्यस्त है, फिर भी वो आज लेक्चर लेने के लिए अवेलेबल ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी उनसे डायरेक्ट बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं आपको सभी को वो चीज़ सार्वजनिक नहीं करना चाहता। जैसे कि हरीश सर खुद इस बात के लिए रेडी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो मिशन है उस मिशन को हम कभी भी पीछे ना हटने देंगे। आप स्टूडेंट के लिए सर मानसिक रूप से प्रिपेयर ना होने के बावजूद भी उन्होंने जो टास्क रखा है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, वो उनकी मानसिक सक्षमता को हमें दाद देनी चाहिए। तीसरी बात है कि आज हम जो हमारे स्टूडेंट, पिछला हमारा जो आधुनिक भारत पर टेस्ट हुई थी, उस टेस्ट में जो टॉप 3 स्टूडेंट आए थे उनको, टॉप 10 के बाद में जो टॉप 3 आए थे उनको बख्शिश जो हमने घोषित किया था, उसका एक फॉर्मल वितरण समारोह रहेगा 2 मिनट के लिए। तो उसको जो उनको चेक, शायद उनके अकाउंट में अमाउंट तो क्रेडिट हो गई होगी, लेकिन आप सभी जो स्टूडेंट हैं आपको उसका इंस्पिरेशन बना रहे, आप भी मोटिवेट हो और अगली टेस्ट में या फिर जहाँ कहीं पे भी कंपटीशन होगा वहाँ पे आप कुछ जीतने के लिए कोशिश करें। इसलिए आप सभी के उपस्थिति में मैं लक्ष्मण को निवेदन करता हूँ कि 2 मिनट के लिए वो जो 3 स्टूडेंट है उनको जो बख्शिश दिया गया है उसको एक बार आप खुद अनाउंस करके स्क्रीन पे वो चेक जो है वो एक बार डिस्प्ले कर दे और सभी स्टूडेंट जो है उसके लिए उनको अभिनंदन कर देंगे चैटिंग बॉक्स में। ठीक है, तो उसके बाद हरीश सर जो है अपना रेगुलर लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लक्ष्मण। हाँ, हमारी जो आधुनिक भारत का इतिहास इस पर टेस्ट हुई थी, उसमें जो 3rd नंबर आया था वो था गुरसिंह राजू पावरा। गुरसिंह राजू पावरा, उनका ये चेक है, उनके खाते में जो अमाउंट है वो क्रेडिट कर दिया गया है। और उसके बाद था 2nd नंबर था नीलेश चिंकिया पावरा, जिनका 2nd नंबर आया था, उनके भी अकाउंट में 2000 रुपये क्रेडिट कर दिए गए हैं, उनका ये चेक है। और हमारे इस एग्जाम में 1st नंबर जिसका आया है और वो रेगुलरली हमारे लेक्चर भी अटेंड करते हैं, वो है प्रज्ञावंत गायकवाड़। प्रज्ञावंत गायकवाड़, जिनका इस हमारे जो एग्जाम है उसमें 1st नंबर आया था, उनको 3000 रुपये का चेक दे दिया गया है। उनके अकाउंट में जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो चुकी है। टीटीएसएफ हमारे जो है ट्राइबल टैलेंट सर्च फाउंडेशन की तरफ से उनको ये अमाउंट मिली हुई है और उन सभी का अभिनंदन। और तीनों स्टूडेंट अगर यहाँ पे अवेलेबल है, अगर उनको कोई अमाउंट अगर क्रेडिट नहीं हुई होगी तो बिल्कुल हमें बता सकते हैं कि भाई ये पैसे अमाउंट क्रेडिट। प्रज्ञावन, आप सुन रहे हो मुझे? हाँ सर। यस सर। ये अमाउंट आपको क्रेडिट हुआ? हाँ सर, आ गया है सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। इन 3000 रुपयों में से आप जो भी खर्चा करोगे वो एजुकेशन के लिए आपको खर्चा करना है, जैसे कि हमने और हरीश सर ने भी बताया था। और उसकी जो भी पर्ची रहेगी, आप परचेस करोगे बुक वगैरह,
वो बुक की फोटो भी Yes, और sir. पर्ची भी हमें शेयर करनी है, ठीक है। Yes, sir. ये Yes, sir. में से Yes, कोई sir. भी रुपया जो है आप बिना वजह फिजूल खर्चा नहीं करोगे, एजुकेशन के लिए खर्चा नहीं करोगे, सर। ठीक है। Yes, और sir. Yes, ये sir. नीलेश है Yes. क्या जुड़ा हुआ? ठीक है, भुरसिंह, भुरसिंह होगा तो भुरसिंह जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। आपको जो 1000 रुपए हमने ट्रांसफर किए थे वो आपको मिल गए हैं? हो सर, आलो सर। ओके, वो 1000 रुपए थैंक यू सर। आपने सिर्फ एजुकेशनल बुक्स या कुछ परचेस करने के लिए खर्चा करना है और उसकी बिल हमें बतानी है, जी ठीक जी है। सर। हाँ, जी जी। हमारा मोटिव ओके यह सर, है कि थैंक यू। आपको हेल्प हेल्प मिले, सपोर्ट मिले और आप आगे तरक्की करें, ना कि ये 1000 रुपए से आप कपड़े बिपड़े खरीद के इधर उधर शादी शुदी में भागे, ठीक है। ओके, और नहीं नीलेश को सर। भी Yes, नीलेश sir. को भी निवेदन है कि वो 2000 रुपए आपने अच्छे काम के लिए खर्चा करना है, बुक्स ले परचेस करने के लिए, और हमें उसकी स्क्रीनशॉट भेजनी है, जो भी पर्ची होगी वो भेजनी है। और बाकी स्टूडेंट भी है आगे की जो कॉम्पिटिटिव अपनी टेस्ट सीरीज होगी उनमें आप तैयारी करें, लेक्चर अच्छे तरह से अटेंड करें और उसमें आप प्रथम द्वितीय तृतीय और टॉप 10 में टॉप 20 में आने की कोशिश करें। और इस दरमियान कोई भी दिक्कत आती है आपको तो बिल्कुल हमें बताइए, हम आपके लिए सदैव खड़े हैं, आपको जितना ज्यादा हो सके उतनी हेल्प करेंगे। आज की थोड़ी सी एक और यूपीएससी की एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम थी आज, लेकिन बारिश इतनी हुई मुंबई में कि बच्चे जो है एग्जाम सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ये एक बुरी बात है, बुरी खबर है उनके लिए। शायद अभी वो एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे बाकी सेंटर पे तो हो गई होगी, मुंबई के लिए उनका अभी क्या स्टैंड रहेगा वो पता नहीं है। लेकिन सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकती है, कभी भी सुधर सकती है। फिर भी हमें अपने समय पे सभी जगह पे अपने को खुद को प्रिपेयर रहना है और मानसिक रूप से सक्षम बने रहना है। देखो, हमें परीक्षा हमारी जिंदगी का आखिरी मकसद नहीं है और आखिरी एम भी ये भी नहीं है, डेस्टिनेशन भी नहीं है। हमारा डेस्टिनेशन तो जिंदगी को खुशहाल बना के और सुखकर बना के और दूसरों के लिए कुछ कर पाए, वो हमारा मकसद रहेगा। तो इसके लिए एक ही जरिया नहीं है कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ही सक्सेस हो जाओ तो ही आप कुछ कर पाते हो। अगर यहाँ पे हमें सफलता नहीं मिली परिस्थितिवश किसी कारणवश, तो हमें दूसरा जो बी प्लान होता है, सेकंड ऑप्शन जो होता है, उसके बारे में भी हमें सोच रखना है और उसके लिए मानसिक रूप से भी तैयार हो रहना है। हमारी पढ़ाई हो रखी है फिर भी हमें एग्जाम देने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ और पढ़ाई से आपका मन उठ जाए। इसके लिए तो आप और अच्छी तरह से पढ़ाई करो कि आपको अच्छा समय मिल रहा है और उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सक्सेस हो जाओ, इसके लिए कोशिश करनी है। और आपको खुद को और दूसरी जगह पे किसी जिसमें आप मानसिक रूप से फ्री बने रहे, खुद को संतुलित बनाए रखे, काफी स्ट्रेस में ना रहे, इसलिए आप किसी हॉबी के साथ भी जुड़े रहे, परिवार के साथ जुड़े, दोस्तों के साथ जुड़े, थोड़ा इधर उधर घूमे भी, और बाकी और अलग अलग फील्ड में जो सक्सेस होते हैं उनके बारे में भी देखे, उनसे भी कुछ प्रेरणा ले, ना कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ही अपना जिंदगी का जरिया बना के आगे बढ़ते रहे। ये यहाँ पे हमें खुद को तो बिल्कुल प्रूव करना है, लेकिन किसी कारणवश अगर हम पीछे रह जाते हैं तो उसके लिए हमें दूसरा भी कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसके बारे में हम एक सेपरेट लेक्चर भी रखेंगे जिसमें हमें मानसिक रूप से कैसे खुद को बनाए रखना है। मैंने पिछले संडे भी आपको बोला था, इस संडे हमारी एनजीओ की मीटिंग थी, इस वजह से हम उस लेक्चर को आज नहीं कर पाए और समय भी थोड़ा पर्याप्त नहीं था। फिर भी हम जल्द ही वो लेक्चर लेंगे और हमारे आदरणीय धर्मवीर सर जो है अगले धर्म सिंह सर जो है अगले संडे गेस्ट लेक्चरर भी रहेंगे, उससे अगले संडे शायद हम और उसके उनके साथ में डिस्कस करें, क्योंकि नेक्स्ट संडे जो पीसीएस एग्जाम है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उसके लिए शायद बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे जुड़ जाएंगे, एग्जाम के लिए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट अभी हमारे साथ जुड़े हुए और उस एग्जाम को अपियर कर रहे हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि वो इस एग्जाम में सफलता पाए। और उसके बाद जैसे आप एग्जाम दे के आओ तो आपका एक्सपीरियंस जरूर बताना। और यहाँ तक मेरी बात रखते हुए अगला संचालन में अपने हरीश सर को सुपुर्द करता हूँ और आज का लेक्चर सर शुरू करेंगे। धन्यवाद आदरणीय खड़े सर।
सबसे पहले तो मैं उन तीनों विद्यार्थियों को जो प्रथम, सेकंड और थर्ड आए हैं उनको एक बार पुनः शुभकामनाएं देना चाहूंगा। तीनों विद्यार्थी प्रद्युमन गायकवाड़, नीलेश पावरा और भूर सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर ने एक अच्छी बात कही कि भाई जो आपको ये पुरस्कार की राशि के चेक जो आपको दिए गए हैं, उस पुरस्कार की राशि का उपयोग आप अपनी स्टडी के पर्पज से करें। ये भी एक अच्छा संदेश है कि स्टडी के पर्पज से करें, किताबें खरीदने के लिए करें, खरीदने के लिए करें, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं आगे का लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। लक्ष्मण जी से अनुरोध करूंगा वो पीपीटी शेयर करें। जब तक लक्ष्मण जी पीपीटी शेयर करते हैं तब तक अभी क्या रिकैप क्या होगा, हो क्या रहा है हमारे लेक्चरों में, हम इसको समझते हैं। देखिए अभी मैं आपको भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा रहा हूँ। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो पहला टॉपिक था 1857 का क्रांति या विद्रोह। हमने 1857 का विद्रोह और क्रांति को हमने अच्छे से पढ़ा था। हमने सारी घटनाओं को लेते हुए पढ़ा। फिर उसके बाद हमने अन्य विद्रोहों को पढ़ा जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुए थे, उन विद्रोहों को जाना। पिछले लेक्चर में हमने सारे विद्रोहों को कंपाइल किया था। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है। हम शुरू से लेके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ हम चलेंगे। जैसा कि मैंने जब सबसे पहला लेक्चर लिया था, पहला लेक्चर में मैंने एक रूपरेखा बनाई थी और रूपरेखा का उद्देश्य ये था, रूपरेखा बनाने का, कि हम पढ़ेंगे कैसे, हम लेक्चर्स में कैसे कंटिन्यू करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। देखिए जब सबसे पहला लेक्चर जिन जिन स्टूडेंटों को ध्यान हो या रहा होगा, तो उस लेक्चर में मैंने एक चित्र बनवाया था और मैंने बताया था कि लगभग 1600 ईस्वी के आसपास विभिन्न यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने आने लगी थी और उन कंपनियों में से ब्रिटिशों की ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक थी। फिर मैंने आपको बताया था लगभग 150 साल तक, 1600 से 150 साल तक, लगभग 1757 तक, 157 वर्ष हो रहे हैं, पर मोटा 150 वर्षों तक इन कंपनियों ने अपना उद्देश्य तो व्यापार तक सीमित किया। परंतु 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी का युद्ध जब ब्रिटिश जीत गए तो उन्होंने यहाँ पर राजनीतिक शक्ति स्थापित करने की बात सोची और 1757 से 1857 आवाज बराबर नहीं आ रहा है सर, आवाज बराबर नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ आप लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रहा? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। थोड़ी सी ब्रेक हो रही सर आवाज। हाँ चलिए, 1757 के बाद 1857 तक जब भारत का पहला राष्ट्रीय विद्रोह होता है, उस समय तक 100 वर्षों तक अंग्रेजों ने शोषण किया भारत का, भारत की जनता का, भारत के जमींदारों का, राजा महाराजाओं का। 1857 में जब इस क्रांति हुई, पहला राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, तब अंग्रेजों ने सोचा कि अब हम ज्यादा दिनों तक भारत का शोषण नहीं कर सकते हैं और इसके बाद एक रणनीति के तहत 18 वर्षों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, उसके विभिन्न मत क्या थे, हम इसको समझेंगे। चलिए सबसे पहले तो आज का हम सिलेबस देख लेते हैं कि आज हमें सिलेबस में क्या कवर करना है। सिलेबस में जो हम सबसे पहला टॉपिक, हमारा मेन टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना के दो मत कौन कौन से थे।
जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय दो मत थे, वो कौन कौन से हैं। दूसरा हम देखेंगे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में, ये ओ ह्यूम के बारे में, ये कौन है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनका क्या योगदान है। तीसरे नंबर पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विलियम बैडरबर्न के बारे में कि विलियम बैडरबर्न कौन है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनका क्या योगदान है। फिर हम पढ़ेंगे आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन को देखेंगे और यहाँ पर हम सिर्फ विदेशी चेयरमैन को देखेंगे, जो भारतीय चेयरमैन है उनकी चर्चा हम आगे के लेक्चर में करेंगे। फिर जो अगली चीज पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे कांग्रेस से पूर्व के राजनीतिक संगठन, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, उससे पहले भारत में कौन कौन से संगठन थे जो राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, उनको देखेंगे। फिर उसके बाद हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनका जो संगठन था इंडियन एसोसिएशन को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला हम शुरू करते हैं कांग्रेस की स्थापना के दो मत। कांग्रेस की स्थापना के दो मत को पढ़ते हैं। देखिए कांग्रेस की स्थापना के दो मत से तात्पर्य, पहला मत तो जो लोग बताते हैं, पहला मत दिया गया सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत के तहत कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और दूसरा मत जो विद्वान बताते हैं कि यह सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत अकेला नहीं था, ये कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह लंबी राजनीतिक चेतना का परिणाम था। मतलब कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसको लेके दो सिद्धांत हैं, दो मत हैं, दो थ्योरियां हैं। पहला सिद्धांत है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है कि यह एक लंबी राजनीतिक चेतना का परिणाम है। अब हम जो पहला मत है उस पर आते हैं, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या होता है, सेफ्टी वॉल्व किसे कहते हैं। अब हम इस पे आते हैं। देखिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत का सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है और हम फिर समझेंगे चर्चा में कैसे आया। पहले हम अर्थ को देखते हैं। आपने एक प्रेशर कुकर निश्चित रूप से देखा होगा और आपके प्रत्येक व्यक्ति के घरों में कुकर रहता होगा। कुकर के जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसमें एक सीटी लगी होती है सेफ्टी के लिए। जब हम कुकर में कोई खाना पकाते हैं तो कुकर के अंदर का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो टेम्परेचर को रिलीज करने के लिए वो सेफ्टी जो कुकर की जो सीटी होती है वैसे अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है तो सीटी बज उठती है और जो अंदर की भारी मात्रा में जो गैसें हैं, जो दबाव है वो बाहर निकल जाता है। अर्थात आप यूं समझिए कि जब राजनीतिक असंतोष अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज्यादा हो गया था तो उनको लगा अब हमें कोई एक ऐसा संगठन खड़ा करना होगा और हमें भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको मैनेज करना होगा और उन वर्गों को अपने समर्थन में खड़ा करना होगा। तो भारत की जनता अपने आप हमें समर्थन देगी और 1857 जैसा कोई विद्रोह फिर से ना घट जाए, इस बात के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत है उसका अर्थ आप समझ गए होंगे। अर्थ को यदि आप लोगों को लिखना है तो आप यूं लिख सकते हैं कि जो बहुत अधिक दबाव जो अंग्रेजों पर पड़ रहा था उसको रिलीज करने के लिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं पर आपको पता रहना चाहिए कि सेफ्टी वॉल्व होता क्या है। अब हम आते हैं यह चर्चा में कैसे आया। सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत है वो चर्चा में कैसे आया, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए किताबों में इस तरह का नहीं दिया होता है,
कि आपको काफी मात्रा में बड़ा बड़ा पढ़ना पड़ता है। इस चीज को पढ़ने के लिए सेफ्टी वॉल्व को आपको कम से कम 10 से 12 पन्ने पढ़ने होंगे, और यहाँ पे आपको सिर्फ एक स्लाइड मैंने बनाई है, उसको यदि आपने ढंग से समझ लिया तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए चर्चा में कैसे आया। सबसे पहले हम उल्लेख करेंगे विलियम वेडरबर्न का। विलियम वेडरबर्न एक ऐसे सिविल सेवक थे, ये अंग्रेज थे, आईसीएस अधिकारी भी थे, और ये ह्यूम के जीवनीकार हैं। अभी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो फाउंडर हैं या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फादर हैं, क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो ह्यूम साहब हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। और ह्यूम साहब की जीवनी लिखी है विलियम वेडरबर्न ने, और विलियम वेडरबर्न ही ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने सेफ्टी वॉल्व का जिक्र किया। अर्थात यदि आपसे पूछा जाए कि सेफ्टी वॉल्व का जिक्र किसने किया या सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर होगा विलियम वेडरबर्न। अब हम आते हैं लाला लाजपत राय पर। लाला लाजपत राय ने अपना उनका एक पत्र निकलता था यंग इंडिया, उनमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस के संस्थापकों की मुख्य इच्छा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की है। अर्थात कांग्रेस के जितने भी संस्थापक हैं उनकी ये इच्छा थी कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य छिन्न भिन्न न होने पाए। यह स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के जो संस्थापक थे जैसे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम साहब, उनकी मुख्य इच्छा क्या थी, तो आप इसमें चर्चा बताएंगे कि उनकी मुख्य इच्छा थी कि कांग्रेस आईएनसी जो का उद्देश्य था कि भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य को बर्बाद ना होने दिया जाए। अब आता है आरपी दत्ता। आरपी दत्ता की जो किताब थी इंडिया टुडे, इंडिया टुडे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। मैंने सिर्फ 2 शब्द लिख दिए हैं, पहला शिशु कांग्रेस और लास्ट में है गुप्त योजना। शिशु कांग्रेस लास्ट में है गुप्त योजना। इसके बीच का सार मैं बता देता हूँ कि बीच का सार क्या है। इसके बीच का सार ये था आरपी दत्ता का कि वर्तमान में जो शिशु कांग्रेस है, जो अभी अभी कांग्रेस ने जन्म ली है, वह एक भारतीयों के प्रति ऐसा षड्यंत्र है जिससे भारतीयों को नियंत्रित किया जा सके और ब्रिटिश अपनी गुप्त योजना पर काम कर सके। तो आप इसमें आरपी दत्ता साहब का इंडिया टुडे का लेख शिशु कांग्रेस गुप्त योजना को ध्यान में रखिए। अब देखिए सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा कि सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का जिक्र किसने किया, तो आप बता देंगे विलियम वेडरबर्न साहब ने किया। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि विलियम वेडरबर्न साहब हैं कौन, तो आप बताएंगे ह्यूम के जीवनीकार। और ह्यूम साहब कौन है, तो आप बताएंगे कि कांग्रेस के संस्थापक हैं। दूसरा आप बताएंगे लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और तीसरा आप बताएंगे आरपी दत्ता का स्टेटमेंट जो इंडिया टुडे में छपा था। चलिए अब हम अगली पीपीटी पर चलते हैं। अगली पीपीटी क्या है, देखिए यह इस पीपीटी में ह्यूम साहब का जिक्र है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। मैंने आपको बताया था ह्यूम साहब कौन थे। मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फादर या फाउंडर थे, फाउंडर संस्थापक थे। तो पहली चीज इनके बारे में हमें जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो ह्यूम साहब थे एलन ऑक्टेवियन, आप इसको ए ओ ह्यूम के नाम से याद रखें।
तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फादर थे, या इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फाउंडर भी कहा जाता है। और किस अधिवेशन में यह घोषणा, कभी कभी ये आ जाता है क्वेश्चन कि आईएनसी के फादर या फाउंडर ह्यूम साहब हैं, इसके कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषणा की गई? तो आप ध्यान रखेंगे 1912 के कांग्रेस अधिवेशन में यह घोषणा की गई थी, और यह घोषणा जिस व्यक्ति ने की थी वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था कि ह्यूम साहब फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, या फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अब ह्यूम साहब थे कौन? तो दूसरे नंबर पर लिखा है मैंने, आईसीएस अधिकारी थे। इसका अर्थ होता है इंडियन सिविल सेवा के अधिकारी थे। अब ह्यूम साहब कहाँ के रहने वाले थे? तो यह रहने वाले थे स्कॉटलैंड के निवासी थे ह्यूम साहब। और ह्यूम साहब आईएनसी के महामंत्री रहे। आईएनसी का अर्थ है इंडियन नेशनल कांग्रेस के महामंत्री 1885 से लेकर 1906 तक, लगभग 22 वर्षों तक आईएनसी के महामंत्री ह्यूम साहब रहे। इन्होंने क्या किया था? ह्यूम साहब ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को एक लेटर लिखा था। यह लेटर बड़ा मार्मिक था, और मैं इसका जिक्र यहाँ क्यों कर रहा हूँ, इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि ह्यूम साहब ने किस विश्वविद्यालय के छात्रों को मार्मिक पत्र लिखा था? तो आप बताएंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को पत्र लिखा था। वह पत्र लगभग 80-90 पन्नों का था। परंतु उसका सार क्या है मैं बता दूं। उसका सार है, बिखरे हुए व्यक्ति डैश 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 मार्गदर्शक हैं। बिखरे हुए व्यक्ति डैश 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 मार्गदर्शक हैं। इसका अर्थ ये होता है कि भारत में कई बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, और ये बुद्धिजीवी पूरे भारत में बिखरे हुए हैं, परंतु हमने सारे बुद्धिजीवियों को यहाँ पर एक मंच पर एकत्रित कर दिया है, और वह मंच है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अब ये आपका मार्गदर्शक करेंगे, और इसमें छात्रों का भी मार्गदर्शन होगा। इस पत्र का ये सार था, परंतु याद रखने के लिए आप बिखरे हुए व्यक्ति मार्गदर्शक। चलिए अब देखिए, ह्यूम साहब ने जो गठन किया था वो आखिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का नहीं किया था। उन गठन जो किया था इंडियन नेशनल यूनियन का किया था। ह्यूम साहब ने शुरुआत में आईएनसी का गठन ना करते हुए इंडियन नेशनल यूनियन का गठन किया था, की स्थापना की थी। और बाद में लक्ष्मण जी, आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है क्या? आ रही है सर, आवाज आ रही। एक मिनट, हेलो सर। बताइए। हाँ, वो कभी कभी ब्लूटूथ की वजह से भी वो आवाज डिस्टर्ब होता है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं पंखा बंद कर देता हूँ, और पंखे की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा। नहीं, वो भी बंद कर दो। चलिए अब थोड़ा सा ठीक आएगी, क्योंकि पंखे की आवाज आ रही थी। देखिए, हम ये थे कि जो ह्यूम साहब हैं, ह्यूम साहब ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फादर कहे जाते हैं, परंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपने शुरुआती दिनों में इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता था, और इसकी स्थापना 1884 में की थी, इंडियन नेशनल यूनियन। परंतु दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था, और 1887 में इसका नाम हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यह बात आप जानते रहिएगा। क्वेश्चन यदि आ जाए, कि क्वेश्चन यूं आ सकता है कि भाई जो आईएनसी की स्थापना के अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1884 में जो किसका गठन ह्यूम साहब ने किया था, तो आपको ध्यान रखना है
आपको बताना है कि इंडियन नेशनल यूनियन का गठन किया था और 1885 में इसका नाम परिवर्तित करके इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया था और इसका नाम परिवर्तन की जो सलाह दी थी वो दादा भाई नौरोजी ने दी थी। अभी हम दादा भाई नौरोजी को भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर। अभी हम ह्यूम के बारे में जा रहे हैं और ह्यूम के बारे में आपको यह जानकारी है कि नहीं, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ऑरेंथोलॉजी। इसके ऑरेंथोलॉजी की हिंदी होती है पक्षी विज्ञानी। ह्यूम साहब भारत के पक्षी विज्ञानी हैं, अर्थात फादर ऑफ इंडियन ऑरेंथोलॉजी भी कहा जाता है। पक्षी विज्ञान में भारत के पितामह है। अगला है एक स्टेटमेंट है जो लाला लाजपत राय ने दिया था। वो स्टेटमेंट ये था कि जो ह्यूम साहब थे, ह्यूम साहब भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे और भारत की दुर्दशा पर ह्यूम रोते थे। ऐसा स्टेटमेंट लाला लाजपत राय का है। ह्यूम साहब के बारे में ध्यान रखे रहे। देखिए ह्यूम साहब के बारे में हमें क्या क्या करना है। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि ह्यूम साहब फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है। क्वेश्चन आता है किस अधिवेशन में यह घोषणा की गई थी कि ह्यूम साहब फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं, तो आप बताएंगे 1912 के अधिवेशन में। ह्यूम साहब के बारे में आईसीएस अधिकारी थे। ह्यूम साहब स्कॉटलैंड के निवासी थे। ह्यूम साहब थे आईएनसी के महामंत्री जो लगभग 22 वर्ष तक रहे। ह्यूम साहब ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को एक बड़ा पत्र लिखा था। पत्र का जिक्र था कि बिखरे हुए व्यक्ति जैसे जैसे मार्गदर्शक हैं। आप इतना याद रखेंगे, 20-22 पन्नों का पत्र आप याद नहीं रख सकते। ह्यूम साहब ने एक्चुअली इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी। बाद में इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया था। ह्यूम साहब पक्षी विज्ञानी थे और फादर ऑफ इंडियन ऑरेंथोलॉजी के नाम से जाना जाता था। लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट था कि ह्यूम भारत की स्वतंत्रता के लिए रोते थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे और भारत की दुर्दशा को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, अर्थात रोते थे। ठीक है, अब हम समझते हैं विलियम बैडरबन को। विलियम बैडरबन के बारे में थोड़ा सा हमने बता चुके हैं, परंतु इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लेते हैं। अच्छा, अब आवाज क्लियर आ रही ना? हाँ सर आ रही। यस सर। हेलो, आ रही अब सर। क्लियर आवाज है ना? चलो बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं विलियम बैडरबन के पढ़ते हैं। हालांकि जस्ट इसके पहले पढ़ चुके हैं। विलियम बैडरबन साहब भी आईसीएस अधिकारी थे। आईसीएस का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे विलियम बैडरबन साहब, और ये ह्यूम के जीवनीकार थे। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ह्यूम के इनके जीवन के बारे में बैडरबन साहब ने लिखा है। और बैडरबन साहब के बारे में एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किन किन वर्षों में अध्यक्ष रहे। तो मैं आपको बता दूं, यह दो बार अध्यक्ष रहे थे विलियम बैडरबन साहब, और इन्होंने अध्यक्षता की थी 1889 के अधिवेशन में और दूसरी बार अध्यक्ष रहे थे 1910 के अधिवेशन में। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और अगला है आईएनसी की स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो ह्यूम साहब की थी और उसके बाद इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में। चलिए अब हम देखते हैं कि आईएनसी के विदेशी अध्यक्ष कौन कौन है। आईएनसी जहां जहां लिखा है उसका अर्थ ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के विदेशी अध्यक्ष। यहाँ विदेशी अध्यक्ष का मतलब है जो भारत के जिन लोगों ने अध्यक्षता की वहां नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से विदेशी व्यक्तियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की।
तो मैंने सबसे पहला जो लेक्चर पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, उसमें सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती 4 अध्यक्षों का जिक्र किया था। कोई भी व्यक्ति जो शुरुआत से मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो ये बता पाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्यक्ष कौन कौन थे। और साथ ही में मैंने एक फॉर्मूला दिया था 1-2 करके फॉर्मूला दिया था। तो उसमें मैंने फॉर्मूला के आधार पर आप ये पता कर सकते थे कौन कौन से अध्यक्ष हैं। कोई भी व्यक्ति जो बताना चाहे बताएं। चलिए, ध्यान नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो सबसे पहले जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब थे और यह मुंबई में अधिवेशन हुआ था, मुंबई में अध्यक्षता की थी। दूसरा जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था 1886 में, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तीसरा जो अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1887 में, उसकी अध्यक्षता बहरुद्दीन तैयब जी ने की थी। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और इसकी चलिए आप लोग देखते हैं कि जो आए कौन कौन। देखिए, सबसे पहले जॉर्ज यूले साहब ने अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि पहला विदेशी व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा वो जॉर्ज यूले साहब थे और यह चौथा अधिवेशन था आईएनसी का और यह इलाहाबाद में हुआ था। चलिए, अब हम आते हैं 5 में, मतलब अगले विदेशी दो जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो जो है 5वें नंबर पर, जो 5वां जो अधिवेशन था उसमें विलियम बेडरबर्न साहब ने अध्यक्षता की थी और यह 1889 में अधिवेशन हुआ था और यह मुंबई में हुआ था। विलियम बेडरबर्न साहब ने जो अध्यक्षता की थी मुंबई अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और आप यह देखिए 5वें अधिवेशन में अध्यक्षता की विलियम बेडन साहब ने और 25वें अधिवेशन में भी विलियम बेडन साहब ने अध्यक्षता की थी, जो 1910 इलाहाबाद में हुआ था। जो 25वां जो अधिवेशन था उस अधिवेशन में भी विलियम बेडन साहब ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसको आप यूं ध्यान रखते हैं, 5 के स्क्वायर में आप ध्यान रख लें, 5 के स्क्वायर करके 25वें स्क्वायर में भी विलियम बेडन साहब ने अध्यक्षता की थी। जो अगले विदेशी थे अल्फ्रेड बेल साहब ने 1894 के मद्रास अधिवेशन में, जो कि आईएनसी का 10वां अधिवेशन था, उसमें अध्यक्षता की थी। और 20वां जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में सर हेनरी कॉटन साहब ने, जो 1904 में हुआ था, यह मुंबई में हुआ था, उसमें अध्यक्षता की थी। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसे आएगा कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने, जो विदेशी व्यक्ति थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, उनका क्रम निर्धारित कीजिए। अर्थात जो पहले अध्यक्ष बने हैं उनको पहले और जो बाद में बने हैं उनको बाद में। ऐसा आ जाएगा कि जॉर्ज यूले, विलियम बेडरबर्न, अल्फ्रेड बेल, सर हेनरी कॉटन और फिर विलियम बेडरबर्न। तो सिर्फ 4 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की और वो विदेशी थे। इनका नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम अगली पीपीटी पर आते हैं। अगली पीपीटी लगाइए। देखिए, अब है कांग्रेस के पूर्व के राजनीतिक पक्ष। अभी हमें शुरुआती पीपीटी में देखा था कि कांग्रेस की स्थापना के 2 मत थे।
एक मत था सेफ्टी वर्ड का सिद्धांत और दूसरा मत था आकस्मिक घटना नहीं बल्कि राजनीतिक चेतना, लंबी राजनीतिक चेतना का परिणाम है। अब जो लंबी राजनीतिक चेतना के परिणाम थे, अब हम उसको पढ़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी एकदम से नहीं हो गई थी, बल्कि यह एक लंबी राजनीतिक चेतना थी। ये यूं थी कि कांग्रेस से पहले 1885 के पहले भी भारत में कई संगठन कार्य कर रहे थे और उन संगठनों से भारतीय एकत्रित भी हो रहे थे और उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। अर्थात जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है एक लंबी राजनीतिक चेतना है जो कई सौ वर्षों बाद परिवर्तित होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। कैसे होती है हम देखते हैं। कांग्रेस के पूर्व के राजनीतिक संगठन में देखते हैं तो दो प्रकार के राजनीतिक संगठन कांग्रेस के पूर्व काम कर रहे थे। पहला तो भारत में काम कर रहे थे और दूसरा भारत के बाहर काम कर रहे थे और भारत के बाहर मुख्यतः लंदन में काम कर रहे थे। जो कई राजनीतिक संगठन थे जो लंदन में काम कर रहे थे। लंदन वाले संगठनों को हम कुछ अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं भारत में कौन कौन से संगठन थे जो कांग्रेस की स्थापना के पहले थे, जिसमें आपको पता है कि अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। 3 प्रेसिडेंसियों में बंगाल के राजनीतिक संगठन, मुंबई के राजनीतिक संगठन और मद्रास के राजनीतिक संगठन को हम पढ़ेंगे। देखिए, भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी। आपको पता है अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को जीता, फिर उसके बाद मुंबई को जीता, फिर मद्रास को जीता। तो हम बंगाल में कौन सा संगठन था, मुंबई में कौन से संगठन थे और मद्रास में कौन से संगठन थे, हम इनको पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंगाल के राजनीतिक संगठन। सबसे पहले अब हम बंगाल के राजनीतिक संगठन को पढ़ेंगे और बंगाल के राजनीतिक संगठन को हम 2 रूपों में पढ़ेंगे। अर्थात सबसे पहले हम देखेंगे कि 1857 के पहले बंगाल के राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे और हम बाद में पढ़ेंगे कि 1857 के बाद बंगाल के राजनीतिक संगठन कौन कौन से हो गए। इनको हम 2 रूपों में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो संगठन है बंगाल के राजनीतिक संगठन या मद्रास या मुंबई, अगर आज आप लोग पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि जिंदगी भर को याद हो जाएंगे, और यदि आज नहीं पढ़े तो आप किताबें कितनी भी पढ़ते रहें आप इनको ध्यान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो क्या रहा है कई और लिंक निर्धारित नहीं करती किताबें। अगर आप पढ़ेंगे तो 10 पन्ने पहले मिलेगा आपको, पहले बंग प्रकाशक सभा मिलेगी, फिर उसके 10 पन्ने बाद आपको दूसरा संगठन, फिर 5 पन्ने बाद तीसरा संगठन और 8-10 पन्ने बाद चौथा संगठन, ऐसे वहां पर दिए हैं। इसलिए एक जारी किए हुए संगठन यहाँ पे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बंगाल के राजनीतिक संगठन 1857 से पहले कौन कौन से थे। देखिए, भारत का सबसे पहला जो राजनीतिक संगठन था, क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि भारत का सबसे पहला राजनीतिक संगठन का नाम क्या था, तो वो नाम है, पहला राजनीतिक संगठन है वो है बंग प्रकाशक सभा। इसको अंडरलाइन कर दें, बंग प्रकाशक सभा को। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, मैंने लिखा है RRR, 3 बार R लिखा है और इन 3 R का अर्थ है, इसके जो संस्थापक हैं वो है राजा राम मोहन राय। अर्थात पहले R से है राजा, दूसरे R से है राम मोहन, तीसरे R से है राय, अर्थात राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे, किसके, बंग प्रकाशक सभा के। और राजा राम मोहन राय के बारे में एक बात बड़ी विख्यात है कि राजा राम मोहन राय ने प्रत्येक क्षेत्र में आंदोलन का सूत्रपात किया। प्रत्येक क्षेत्र में आंदोलन चलाए, चाहे सामाजिक आंदोलन हो, चाहे राजनीतिक आंदोलन हो, चाहे पत्रकारिता में आंदोलन हो। आपको अच्छी तरह मालूम होगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए
कि भारत का पहला राजनीतिक संगठन कब स्थापित हुआ, तो उसका आंसर होगा 1836। क्वेश्चन आ जाए कि भारत के पहले राजनीतिक संगठन का क्या नाम है, तो उसका आंसर होगा बंग प्रकाशक सभा। इसके संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे राजा राममोहन राय। चलिए, अब आता है 1838 में एक और संगठन बना जिसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। इसको हिंदी में कहते हैं, अगर इंग्लिश में पूछा जाएगा तो लैंड होल्डर सोसाइटी, और यदि हिंदी में आ जाए तो इसको हिंदी में कहा जाता है जमींदारी एसोसिएशन। लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन के जो संस्थापक थे उनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर। यह कई बार पूछा गया है कि द्वारकानाथ टैगोर के बारे में जानते रहिएगा, द्वारकानाथ टैगोर को भी हम पढ़ेंगे। और इसमें एक नोट लिखा है कि यह पहला राजनीतिक संगठन था जो संगठित था। इनके बारे में आप जानिए, लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में। अगर क्वेश्चन न्यू आ जाए कि भारत का पहला राजनीतिक संगठन जो संगठित था मतलब ऑर्गेनाइज था, उस संगठन का नाम बताइए, तो आपको टिक करना होगा लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। भारत का पहला राजनीतिक संगठन जो संगठित था, अर्थात बंग प्रकाशक सभा संगठित नहीं था, बिखरा हुआ था। चलिए, तीसरा जो संगठन बना भारत में, उसका नाम था 1843 में इसकी स्थापना होती है संगठन की, और उस संगठन का नाम है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। उस संगठन का नाम है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और इसके जो संस्थापक थे वो थे जॉर्ज थॉमसन साहब। इसके संस्थापक जॉर्ज थॉमसन साहब थे, अंडरलाइन करें लक्ष्मण जी, जॉर्ज थॉमसन साहब को। और इसमें एक मैंने नोट लिखा है कि LHS का प्रभाव खत्म। LHS से अर्थ है लैंड होल्डर सोसाइटी का प्रभाव खत्म हो गया था जब इस संगठन की स्थापना हुई थी। अर्थात बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो भारत का तीसरा राजनीतिक संगठन था, जैसे ही इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक जॉर्ज थॉमसन साहब थे, और इसके कारण लैंड होल्डर सोसाइटी का प्रभाव खत्म हो गया था। ये संगठन जो मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं, यदि आज आपने मेरे साथ समझ लिए तो समझ लिए, अन्यथा दोबारा यह लेक्चर नहीं होगा। और आप देखिए, यूपीएससी में क्वेश्चन कहाँ से आते, क्वेश्चन यहीं से आते, और हमें ये लगता है कि यार ये पता नहीं कहाँ से पूछ रहे हैं क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ऐसा भारत का कौन सा संगठन था जिन्होंने जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी का प्रभाव ही खत्म कर दिया। अब आप पढ़ते रहिए, मतलब ये लिंक नहीं मिलेगी। आज अगर आपने पढ़ लिया तो आप इसका आंसर दे पाए। पहला राजनीतिक संगठन जो देंगे। चलिए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया जो सोसाइटी जो संगठन बना था, जॉर्ज थॉमसन साहब ने बनाया था, और इस संगठन का प्रभाव ये पड़ा था कि लैंड होल्डर सोसाइटी का प्रभाव ही खत्म हो गया था। अब चौथा जो भारत में संगठन बना था वो 1851 में बना था, और उस संगठन का नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अंडरलाइन कीजिए, उस संगठन का नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। मैंने पोस्टर में लिखा है LHS BDIS, घबराइए नहीं। LHS का फुल फॉर्म है लैंड होल्डर सोसाइटी, और BDIS का अर्थ है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, अर्थात दूसरा भारत का दूसरा संगठन, और तीसरे संगठन को मिला दिया गया और चौथा संगठन का गठन हुआ जिसको कहा गया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसके जो संस्थापक थे वो थे राधाकांत दवे और द्वारकानाथ टैगोर। राधाकांत दवे और द्वारकानाथ टैगोर। देखिए हुआ क्या था उस समय,
उस समय कई लीडर्स जो थे, कोई लीडर लैंड होल्डर सोसाइटी में काम कर रहा था और कोई लीडर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में काम कर रहा था। तो इन दोनों जो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के कई नेता आगे जाके इन दोनों ने अपने आप को, दोनों संगठनों ने मर्ज कर लिया और इस मर्ज किया तो एक नया संगठन का गठन हुआ और उसका नाम रखा गया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसके संस्थापक राधाकांत दवे और द्वारकानाथ टैगोर थे। देखिए इसमें लिखा है मैंने नीचे, प्रेरणा से, मतलब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की प्रेरणा से मुंबई तथा मद्रास दोनों में पहला राजनीतिक संगठन बनेगा। अर्थात मैंने आपको बताया कि ये हम मुंबई के राजनीतिक संगठन पढ़ रहे हैं। अब इसी की प्रेरणा से, यानी जो 1851 में भारत में संगठन बना ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी प्रेरणा लेकर मुंबई में और मद्रास में पहला अपने राजनीतिक संगठन बनेंगे। जो मुंबई का संगठन होगा उसका नाम होगा मुंबई एसोसिएशन और जो मद्रास का संगठन होगा उसका नाम होगा मद्रास नेटिव एसोसिएशन। क्वेश्चन यहाँ से कई पूछे जाएंगे, जिसमें ये पूछा जाएगा कि किस संगठन की प्रेरणा से मद्रास और मुंबई में अपने नए संगठन का गठन होता है, तो आंसर होगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की प्रेरणा से। चलिए मैं इसको फिर से ब्रीफ कर दूं। अभी मैं बंगाल के राजनीतिक संगठनों पर चर्चा कर रहा हूं और 1857 यानी क्रांति के पहले कौन कौन से संगठन बने उन पर चर्चा कर रहा हूं। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राजनीतिक संगठन का नाम क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे कि सर 1836 में गठित हुआ। इसका नाम बंग प्रकाशक सभा था और इसे राजा राम मोहन राय ने गठित किया था। क्वेश्चन आएगा कि भारत का दूसरा राजनीतिक संगठन का नाम क्या है, तो आप बताएंगे सर भारत के दूसरे राजनीतिक संगठन का नाम लैंड होल्डर सोसाइटी है और इसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है और इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की। इस संगठन की विशेषता यह है कि लैंड होल्डर सोसाइटी पहला जो संगठित संगठन था भारत का। क्वेश्चन आ जाएगा तीसरा संगठन भारत का कौन सा है, तो आप बताएंगे 1843 में गठन हुआ और इस संगठन का नाम बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है और इसके जो संस्थापक हैं जॉर्ज थॉमसन साहब हैं। और इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका प्रभाव ये हुआ कि इसके पूर्व का जो संगठन था लैंड होल्डर सोसाइटी का प्रभाव भी खत्म हो गया। फिर क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन किन दो संगठनों को मर्ज करके बनाया गया, तो आप बताएंगे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो मर्ज हुए दो संगठन उनका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मर्ज करके बनाया गया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसके संस्थापक कौन कौन थे, तो आप बताएंगे राधाकांत दवे प्लस द्वारकानाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। क्वेश्चन आएगा कि ऐसा भारत का कौन सा संगठन था जिसकी प्रेरणा लेकर मद्रास और मुंबई में अपने संगठन बनाए गए, तो आप बताएंगे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन वह संगठन था जिसकी प्रेरणा से अन्य संगठन मद्रास और मुंबई में संगठन बने। यहां तक आप लोग समझ रहे हैं, समझ गए कि नहीं, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ गए सर। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि 1857 के बाद बंगाल में कौन कौन से राजनीतिक संगठन बन रहे हैं। चलिए आगे कीजिए। हाँ, 1857 के बाद, ये तो था 1857 के पहले। अब 1857 के बाद सबसे जो 1857 के बाद जो संगठन बनता है 1875 में, 1875 के जो संगठन का नाम था इंडियन लीग नाम था
और इसके जो संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष साहब थे। शिशिर कुमार घोष साहब ने एक अखबार निकाला था, उस अखबार का नाम था अमृत बाजार पत्रिका। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अभी जिनने मेरे पुराने लेक्चर अटेंड किए हैं वो बता पाएंगे कि अमृत जो बाजार पत्रिका जो है, किस गवर्नर जनरल ने एक एक्ट लाए थे इनके खिलाफ, अमृत बाजार पत्रिका के खिलाफ किस गवर्नर जनरल एक्ट लेकर आए थे जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, और अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपना संस्करण हिंदी से इंग्लिश कर लिया था। जैसे देसी भाषा अधिनियम कहा गया था, देसी भाषा के खिलाफ लाए थे। हाँ ये तो आप लिख रहे हो लक्ष्मण जी, मैं तो इन लोगों से पूछ रहा हूँ। देखिए लॉर्ड लिंटन साहब लेके आए थे, लॉर्ड लिंटन साहब के खिलाफ अमृत बाजार पत्रिका ने एक लेख लिखा था कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब रोम जल रहा है नीरो बंसी बजा रहा है, ऐसा लेख लिखा था लॉर्ड लिंटन के। चलिए अब इनने क्या किया, जो शिशिर कुमार घोष ने एक वर्ष बाद ही इसका स्थान, जो इंडियन लीग का जो स्थान था, इंडियन लीग का नाम बदलकर इन्होंने कर दिया इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन हो गया, एक वर्ष बाद ही इंडियन लीग का नाम पर इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। चलिए 1875 में एक दूसरा संगठन जो बना था, उस संगठन का जो नाम था कलकत्ता स्टूडेंट यूनियन। तो टिक करिए लक्ष्मण जी, ये भी काफी महत्वपूर्ण संगठन था। माइक को बंद करिए लक्ष्मण जी। देखिए जो दूसरा जो संगठन था वो था कलकत्ता स्टूडेंट यूनियन। कलकत्ता स्टूडेंट यूनियन के जो संस्थापक थे उनका नाम था आनंद मोहन बोस। हमेशा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कलकत्ता स्टूडेंट यूनियन के संस्थापक कौन थे, तो इनका नाम था आनंद मोहन बोस, इसके संस्थापक थे। और सदस्य, इसमें एक सदस्य थे, उनका नाम है एस.एन. बनर्जी साहब। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अभी हम सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप यह ध्यान रखें कि इसके जो सदस्य थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब 1876 में ही एक नया संगठन, जो पहले इंडियन लीग हुआ करता था, उसका नाम जो इंडियन एसोसिएशन हो गया था वह बना था। और यहाँ देखिए इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ना कि शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष इंडियन लीग के संस्थापक थे, और इंडियन लीग से अगला नाम ये हो जाता है इंडियन एसोसिएशन, और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक बन जाते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इसके एक सदस्य होते हैं, उन सदस्य का नाम है आनंद मोहन बोस। यहाँ लिख लें आप लोग, कलम और पेन लेके बैठे होंगे तो आप लिख लें, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। सदस्य में लिख लें आप आनंद मोहन बोस। देखिए कलकत्ता स्टूडेंट यूनियन में संस्थापक आनंद मोहन बोस और सदस्य एस.एन. बनर्जी, और इंडियन एसोसिएशन में संस्थापक एस.एन. बनर्जी और सदस्य हैं आनंद मोहन बोस। ये देखिए कल ये बंगाल के राजनीतिक संगठन थे। मैंने बंगाल के कुल 7 राजनीतिक संगठनों का जिक्र किया है। तो अगर पूछा जाए कि भारत कलकत्ता बंगाल का क्या भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन था, तो आप बताएंगे बंग प्रकाशक सभा था, दूसरा लैंड होल्डर सोसाइटी, तीसरा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन किन 2 संगठनों का मर्ज था, तो आप बताएंगे लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का। क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की प्रेरणा से मद्रास और मुंबई में राजनीतिक संगठन गठित होते हैं, जिनका 2 अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। 1857 के बाद 3 राजनीतिक संगठन। पहला इंडियन लीग, यहाँ ध्यान रखना है इंडियन लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष है। यही शिशिर कुमार घोष जो अमृत बाजार पत्रिका निकालते थे। यही इंडियन लीग एक वर्ष बाद इंडियन एसोसिएशन में परिवर्तित हो जाता है,
परंतु जैसे इंडियन एसोसिएशन बनता है सुशील कुमार घोष पीछे रह जाते हैं और संस्थापक बन जाते हैं एस.एन. बनर्जी। एक और संगठन कलकत्ता स्टूडेंट यूनियन को भी ध्यान रखिएगा, इसके जो संस्थापक हैं आनंद मोहन बोस। चलिए अगली पीपीटी लगाइए। देखिए ये अगली पीपीटी में अभी हम बंगाल के राजनीतिक संगठन पढ़ सकते हैं। अब मुंबई के राजनीतिक संगठन और मद्रास के राजनीतिक, इनको हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। अभी हम जानते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में जानते हैं और इनको हम थोड़ी देर से पढ़ेंगे। चलिए पीपीटी को और ऊपर कीजिए लक्ष्मण जी, नीचे कीजिए पीपीटी को, और हम देखते हैं कि अभी हम जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को पढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद देखेंगे मुंबई के राजनीतिक संगठन और मद्रास के राजनीतिक संगठन, अन्यथा लिंक बिगड़ जाएगा। जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब जो थे, आपको मैंने बताया इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में आईसीएस में सिलेक्ट होती है। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस में 1869 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी सिलेक्ट हो जाते हैं और 1874 में जब ये आसाम के कलेक्टर रहते हैं तब उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। 1875 में आसाम कलेक्टर रहते हुए उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है 1874 में। जब 1875 में एक संगठन था कलकत्ता स्टूडेंट यूनियन में शामिल हो जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कलकत्ता स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे आनंद मोहन बोस साहब कलकत्ता स्टूडेंट यूनियन के संस्थापक थे। और देखते ही देखते छात्रों के बेताज बादशाह बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कलकत्ता जो स्टूडेंट यूनियन थी उसमें जितने भी छात्र थे उनके बेताज बादशाह कौन थे, तो आप टिक करेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब को। और देखिए 1876 में क्या हो रहा है, 1876 में मैंने बताया था इंडियन लीग, जो कि इंडिया लीग बनाई गई थी सुशील कुमार घोष ने, और एक साल बाद ही 1875 में बनाई थी और एक साल बाद ही इंडियन लीग परिवर्तित हो जाती है इंडियन एसोसिएशन में। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और 1877 में सिविल सेवा आंदोलन शुरू होता है और सिविल सेवा आंदोलन में केशव चंद्र सेन इनके साथ खड़े होते हैं। देखिए केशव चंद्र सेन की क्या विशेषता है? केशव चंद्र सेन उस समय के ऐसे समाज सुधारक थे, जब हम राजा राम मोहन राय साहब को पढ़ेंगे, जब राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज पढ़ेंगे, तब हम केशव चंद्र सेन के बारे में जानेंगे कि केशव चंद्र सेन कौन थे। ठीक है, हम उसके बारे में जानेंगे। केशव चंद्र सेन पहले व्यक्ति थे जो राजनीतिक संगठन में उपस्थित हुए थे। वो किसी भी राजनीतिक संगठन में केशव चंद्र सेन नहीं जाते थे। तो ये हमने पढ़ा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में आपको चीजें ध्यान रखना है, आपको ये सन याद नहीं रखने, आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि ये इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा के में पास हुए थे और ये असम के जब कलेक्टर थे तो इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और 1875 में कलकत्ता स्टूडेंट यूनियन में शामिल हो गए। उस समय कलकत्ता में ये छात्रों के बेताज बादशाह थे और 1876 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और 1877 में सिविल सेवा के लिए आंदोलन चलाया। एक बार क्वेश्चन आया था कि इनके आंदोलन में किस समाज सुधारक ने भाग लिया था, तो आप बताइए केशव चंद्र सेन की उपस्थिति। चलिए अगली पीपीटी लगाइए। अब जो इनकी इंडियन एसोसिएशन थी और इंडियन वर्सेस इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ेंगे। चलिए पीपीटी लगाइए अगली।
चलिए, जो केशव चंद्र सेन साहब थे, सॉरी सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो दल था उस पार्टी का नाम था इंडियन एसोसिएशन। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आईसीएफ में पढ़ा रहा हूं उसमें क्या संबंध था? देखिए, जो इंडियन एसोसिएशन थी उसके बारे में सबसे पहली जानकारी आप ये रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व का सबसे प्रमुख संगठन था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, अगर आपसे पूछा जाए कि 1885 के पहले का जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन है उस संगठन का नाम बताइए, तो आप इसको टिक करेंगे इंडियन एसोसिएशन को। और इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब ने। अब देखिए, इंडियन एसोसिएशन के नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ कहाँ, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ कहाँ हो रही है। दो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ जिक्र होता है कि जो इंडियन जो एसोसिएशन है उसके सम्मेलन, देखिए पहला सम्मेलन चेक करते जाइएगा लक्ष्मण जी। इंडियन जो एसोसिएशन का जो पहला सम्मेलन हो रहा है 1883 में और स्थान होता है कलकत्ता। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन एसोसिएशन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था तो आप बताएंगे 1883 के कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? उस समय इसके अध्यक्ष थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा जो सम्मेलन था, ये सम्मेलन हो रहा था 25 दिसंबर 1885 को, 25 दिसंबर 1885 को, और इसका स्थान था कलकत्ता और इसकी अध्यक्षता की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। देखिए, मैं ये चीज बता रहा हूं यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन वर्सेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या लिंक है। तो मैंने आपको बताया कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की और इसके दो महत्वपूर्ण सम्मेलन, पहला सम्मेलन 1883 में हुआ था कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष थे आनंद मोहन बोस। दूसरा सम्मेलन हो रहा है 25 दिसंबर 1885 को फिर से कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मैंने अगला जो नोट में लिखा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम आईएनसी सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। मैंने जब अपना फर्स्ट लेक्चर ले रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी और इसका पहला सम्मेलन मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था तो उस सम्मेलन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा एक प्रमुख नेता शामिल नहीं हुआ, तो कौन नहीं हुए? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और क्यों नहीं हुए उसका कारण आप जान सकते हैं कि जब 25 दिसंबर 1885 को उनकी पार्टी का सम्मेलन कलकत्ता में हो रहा है और जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन हो रहा है 28 दिसंबर, मतलब 3 दिन बाद, और वो सम्मेलन हो रहा है मुंबई में। उस समय ऐसी सुविधा नहीं थी कि वो प्लेन से जाके मुंबई पहुंच जाए, कलकत्ता से मुंबई, ऐसा संभव नहीं था। इसी कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। जब द्वितीय सम्मेलन हुआ, जो दूसरा सम्मेलन देखो कहाँ हो रहा है, दूसरा जब सम्मेलन हो रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं, उस समय क्या हुआ, इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का प्रमुख संगठन था। और कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पूर्व का जो सबसे पहला सम्मेलन था इसको कहा गया था और इसका विलय हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। जब दूसरे आईएनसी के सम्मेलन में इसका विलय कर दिया जाता है, क्वेश्चन आएगा कि इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ, तो आप बताएंगे आईएनसी का दूसरा सम्मेलन कलकत्ता में हो रहा था, उस दिन इसका विलय कर दिया गया। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले इंडियन लीग बनती है शिशिर कुमार घोष की, फिर इंडियन लीग का परिवर्तित हो जाती है इंडियन एसोसिएशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इंडियन एसोसिएशन का विलय हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। कब होता है? द्वितीय सम्मेलन में। द्वितीय सम्मेलन 1886 में
जो कलकत्ता में हो रहा था, उस सम्मेलन की अध्यक्षता दादा भाई मोरे जी कर रहे हैं, वहां इसको विलय कर दिया गया इस सम्मेलन में। अब देखिए, पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले दूसरे व्यक्ति होते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये जो अपना पत्र चलाते हैं पत्रकारिता में, ये जेल गए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो क्वेश्चन आएगा, पहले व्यक्ति कौन थे जो पत्रकारिता के लिए जेल गए थे? तो पहले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। इसको आप ध्यान रखिए, पहले व्यक्ति कौन थे। देखिए, मैं थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज करूं, थोड़ा सा आप लोग काफी 1 घंटे से मुझे सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते भी मतलब खिचड़ी सी पकने लगती है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिवाइज कर दूं। देखिए, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और हमने आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शुरू किया है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मैंने थोड़ा सा इतिहास बताया, और मैंने बताया हुम साहब के बारे में, बी.ए. वेडनबर्न साहब के बारे में, और मैंने आपसे चर्चा की कि प्रमुख विदेशी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद मैंने आपसे चर्चा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई, उसके पहले भारत में कौन कौन से संगठन काम कर रहे थे, बड़े इंपोर्टेंट थे। मैंने आपको बताया कि 1836 का बंग प्रकाशक सभा जो राजा राम मोहन राय स्थापित करते हैं। दूसरा मैंने 1838 का लैंड होल्डर सोसाइटी बताया जो द्वारका नाथ टैगोर ने की। तीसरा मैंने 1843 का बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बताया जो जॉर्ज थॉमसन ने की। और फिर मैंने बताया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। फिर मैंने आपसे चर्चा की कि भाई स्वतंत्रता के 1857 की क्रांति के बाद के राजनीतिक संगठन, मैंने जिसमें 1875 का इंडियन लीग के बारे में बताया, 1875 में ही कलकत्ता स्टूडेंट यूनियन का गठन हुआ, और फिर इंडियन एसोसिएशन। फिर मैंने थोड़ा सा बताया कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन है, तो मैंने आपको बताया आईसीएस में सेलेक्ट हुए थे, कलकत्ता आसाम के कलेक्टर थे, उस समय इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। फिर उन्होंने कलकत्ता स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन कर लिया, और यह बेताज छात्रों के बेताज बादशाह बन गए। और 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है, सिविल सेवा के लिए आंदोलन चलाते हैं। फिर मैंने बताया इंडियन एसोसिएशन वर्सेस इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैंने आपके इसके 2 सम्मेलनों का जिक्र किया। और फिर मैंने बताया कि कैसे इंडियन एसोसिएशन का विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया गया, और साथ में बताया पत्रकारिता के लिए कौन पहला व्यक्ति जेल गया। चलिए, अब हम आते हैं जो पीपीटी 4 पर, जो हम पिछला छोड़ गए थे कि मुंबई के राजनीतिक संगठन और मद्रास के राजनीतिक संगठन। देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों ने जो कब्जा किया बंगाल को में कब्जा किया, फिर उसके बाद मुंबई में कब्जा हुआ, फिर मद्रास में कब्जा हुआ। तो जाहिर सी बात है, जहां शोषण होगा वहां संगठन पहले बनेंगे। तो हम जानते हैं मुंबई के राजनीतिक संगठन कौन कौन थे। तो पीपीटी 4 लगाइए लक्ष्मण जी, जिनको हमने छोड़ दिया था, यही बात। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जो संगठन बन रहा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1851 में हो रही है, उसकी प्रेरणा से मुंबई में भी एक संगठन गठित होगा और मद्रास में भी होगा, इसका मैं जिक्र कर चुका हूं। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का दोनों ज्वाइंट हो रहे थे, और उसकी प्रेरणा से मुंबई का जो पहला संगठन बनता है वो बना 1852 में, और इसका नाम रखा गया बम्बई एसोसिएशन। टिक करिए लक्ष्मण जी, मुंबई का पहला राजनीतिक संगठन 1852 में बनता है, और उसका नाम रखा गया बम्बई एसोसिएशन, और इसके संस्थापक थे दादा भाई मोरेजी। मुंबई के राजनीतिक संगठन में इतना ही मुंबई एसोसिएशन के बारे में ध्यान रखना है। मुंबई का जो दूसरा संगठन था जो बड़ा महत्वपूर्ण था, वो 1870 में बनता है, और यह इसका नाम होता है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, और इसके जो संस्थापक होते हैं, 2 लोग होते हैं, एक का नाम है एन.जी. रनाडे, इनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रनाडे, पंत एम.जी. रनाडे,
और GV जोशी, ये दो लोग होते हैं जो पूना सार्वजनिक सभा का गठन करते हैं और इनका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य है हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रतिनिधित्व दिया जाए, हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रतिनिधित्व दिया जाए। हाउस ऑफ कॉमन्स कहाँ है? इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीयों के प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहा था यह संगठन, पूना सार्वजनिक सभा। यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन सा राजनीतिक संगठन प्रतिनिधित्व की बात करता था, तो आप उसे टिक करेंगे पूना सार्वजनिक सभा। यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मुंबई का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा है, तो आप बताएंगे मुंबई एसोसिएशन। मुंबई का अगला जो राजनीतिक संगठन है वो 1885 में बन रहा है, उसका नाम होता है मुंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन। मुंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन जो इसका गठन करते हैं, ये 3-4 लोग करते हैं, उनके सिर्फ नाम याद रखिए। पहला है फिरोज शाह मेहता, दूसरा है बहरुद्दीन तैयबी, तीसरा है KT तेलंग और चौथा है काशीनाथ ब्रह्मदेव। बस आप इसमें इतना ही याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए मुंबई के 3 प्रमुख राजनीतिक संगठन, तो 1852 मुंबई एसोसिएशन। अगर आपसे पूछा लिया जाए मुंबई एसोसिएशन की स्थापना किसकी प्रेरणा से हो रही है, तो आप ध्यान रखिएगा बंगाल का जो संगठन था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, उसकी प्रेरणा से हो रही है। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे, ये याद रखिए, और इसका उद्देश्य क्या था, हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रतिनिधित्व दिया गया। 1885 में एक संगठन बन रहा था मुंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन, जो बना रहा था फिरोज शाह मेहता, बहरुद्दीन तैयबी, KT तेलंग और काशीनाथ ब्रह्मदेव। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं मद्रास के राजनीतिक संगठन पर। मद्रास में 2 राजनीतिक संगठन काफी महत्वपूर्ण हैं जिनका हमें जिक्र करना है। पहला 1852 में मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की प्रेरणा से मुंबई में भी राजनीतिक संगठन का स्थापना हो रहा है जिसका नाम मुंबई एसोसिएशन होती है, और मद्रास में भी एक राजनीतिक संगठन बनता है और इसका नाम होता है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन के जो संस्थापक होते हैं उनका नाम है गुजलू लक्ष्मी नरसूचे। कितना टफ नाम है, गुजलू लक्ष्मी नरसूचे। तो आप इसके लिए लक्ष्मी शब्द को याद रखें। अगर लक्ष्मी शब्द आ जाए तो आप ये मानिए कि यह मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, लक्ष्मी का संबंध मद्रास से है, तो ऐसा ध्यान में रखिए। तो आपको नाम ही ध्यान रखिएगा। और यह संगठन जो संगठन बना था, इस संगठन ने बाद में 1857 का जो विद्रोह हुआ था और विद्रोह का जैसे दमन किया था, उसकी निंदा 1857 के विद्रोह की निंदा मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने की थी। मद्रास का जो दूसरा संगठन बन रहा है वो 1884 में बन रहा है। इसका नाम है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं M.B. राघवाचारी। M.B. राघवाचारी, और इसके जो सदस्य थे उनके नाम है G. सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चारी। तमिलनाडु में ऐसे ही नाम होते हैं। तमिलनाडु के लोगों को नाम के नाम हमें टफ लगते हैं और हमारे नाम तमिलनाडु के लोगों के टफ। क्या करें, करना तो पड़ेगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन लिए हैं जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ाया था, उसके क्वेश्चन छूट गए हैं, हम उसके क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। जिन जिन लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और जब आगे का आप लेक्चर देखते हैं तो पिछला लेक्चर का रिवाइज करके आना चाहिए आपको।
चलिए पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा गया था, कब पूछा गया था मैं इसका उल्लेख नहीं कर पाया है, पर एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया था? पहला, ए भील विद्रोह, बी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, सी विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह, डी सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह। हाँ, मतलब डी भूर सिंह जी, प्रद्युमन गायकवाड़ जी ने बताया है, सही बताया है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था सन्यासी विद्रोह के बारे में, तो सन्यासी विद्रोह के बारे में विशेषता ये थी कि इस विद्रोह का जिक्र जो किया है वो आनंद मठ में किया गया है। सन्यासी विद्रोह का जिक्र आनंद मठ में हुआ है और यह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था, सन्यासी विद्रोह। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, अगर यही क्वेश्चन आ जाता कि सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो क्या बताएंगे आप लोग? मंजू शाह और देवी चौधरानी। बहुत बढ़िया बताया, जिसने भी बताया। क्या नाम क्या है आपका? सर प्रज्ञानंद गायकवाड़। प्रज्ञानंद गायकवाड़ जी ने सिद्ध कर दिया है कि यदि हम प्रथम आए हैं तो हम प्रथम क्यों आए हैं। बहुत बढ़िया, आपने रिवाइज किया और आपने बिल्कुल नाम सही बताया। मंजू साहब और देवी चौधरानी थी इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन अब हम आपके सामने है, यह भी यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद, अर्थात संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा या कौन से उपाय किए गए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब संथाल विद्रोह समाप्त हो गया था तब ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या किया था। पहला, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। दूसरा, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। सही कथन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दो, डी ना तो एक ना ही दो। एक मिनट सोच लीजिए। सी आंसर, सभी आंसर तो अच्छे आ रहे हैं, मतलब सही आंसर आ रहे हैं, मतलब बढ़िया, आप लोगों ने अच्छे से किया है। देखिए, जब संथाल विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का जो टाइम पीरियड था 1855 से 56 था, और मैंने आपको ये बताया था कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन के जस्ट पहले का वर्ष था, अर्थात 1857 से ठीक पहले जो विद्रोह हुआ था वह संथाल विद्रोह था, और इसका प्रभाव क्षेत्र था भागलपुर और राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र, और इसके नेतृत्वकर्ता 4 भाई थे, सिद्धो, कूनो, चांद और भैरव। और इसके संथाल विद्रोह के कारण परंपरागत कारण थे जो मैंने वहां विस्तार से बताया था, और इस विद्रोह का जिक्र आरसी मजूमदार ने अपनी बुक में किया है। इसको भी जानते रहिए। जब संथाल विद्रोह खत्म हुआ था तो एक संथाल परगना नामक एक नए क्षेत्र का गठन किया गया था, यानी जहां जहां संथाल आदिवासी लोग रहते थे उनको मिला के संथाल परगना बनाया गया था, और संथाल की भूमि कोई दूसरा व्यक्ति गैर संथाल ना ले, इसके लिए कानून बना था। अतः आप लोगों का ये आंसर बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने भी आंसर दिया बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो वह भी यूपीएससी में आया है। कब आया है मैं खोज नहीं पाया हूँ, पर आया है। आप लोग सोच के बताइएगा कि ये यूपीएससी में किस वर्ष आया था। क्वेश्चन है,
जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का जिक्र, मतलब शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी खक्कर बाबा, सी ज्योतिबा फुले, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बहुत से लोगों ने आंसर दिया है, सही दिया है, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, ऐसा ही आप लोग पढ़ें। ठक्कर बाबा शब्द ने सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि ठक्कर बाबा किस दल से जुड़े हुए थे तो बता पाएंगे आप लोग? ठक्कर बाबा किस दल के महामंत्री थे? सर मतलब हरिजन सेवक संघ। बहुत बढ़िया, हरिजन सेवक संघ के थे और पहले महासचिव थे हरिजन सेवक संघ के। और हरिजन सेवक संघ किसने बनाया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, महात्मा गांधी ने बनाया था हरिजन सेवक संघ। आप लोग सही दिशा में कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह भी यूपीएससी में पूछा गया है। अगर आप लोग इसका आंसर दे पाए तो मैं मानूंगा कि आप लोग सही दिशा में अध्ययन करने लगे। क्वेश्चन है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया कराए या किए? पहला, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। दूसरा, बी जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। सी जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। डी जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। बताइए इसका आंसर क्या होगा? विद्यामणि गायकवाड़ जी, आंसर गलत आ रहा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जनजातियों के शोषण के सिर्फ परंपरागत कारण दिखाए थे। हाँ, ये आंसर सही आया है। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जब ये सारे कारण सही जनजातियों के शोषण के, परंतु अगर आपसे पूछा जाए एक प्रमुख कारण, तो मैंने आपको बताया था कि जनजातियों समुदायों की जो भूमि थी, प्राचीन भूमि जिस पर वो खेती करते थे, छिन्न भिन्न कर दी गई। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण था। चारों कारण सही है, परंतु चारों में सबसे सही कारण डी है, जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण यानी संपूर्ण नष्ट कर दी गई। चलिए कुछ लोगों ने सही दिया, कुछ लोगों ने गलत दिया। जिन्होंने गलत दिया है वो फिर से एक बार पढ़े चिट्ठी को, जिन्होंने सही दिया है वो आगे पढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, फरारी विधायक यहाँ लिखना चाहिए था फरेजी कौन? फरेजी कौन थे? ए हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, बी दादू के अनुयायी, सी आर्य समाज के अनुयायी, डी मुस्लिम लीग के अनुयायी। बताइए आंसर दीजिए। फिर से बोलिए मैडम, क्या बोली आप? ये आंसर कौन लोग आंसर देना चाहे? बाबा ये आंसर मैं आंसर बाद में बताऊंगा क्या है, आप लोग आंसर देते जाइए। इससे मुझे ये तो पता चलेगा कि कितने लोग ए का समर्थन कर रहे हैं, कितने बी, कितने सी का, कितने डी का। मैं इस लिस्ट को पढ़ता हूँ, उस लिस्ट में उनसे ही पूछ लेता हूँ। एक है सुरेश अरुण साहब जुड़े हुए हैं हमसे।
सुरेश अरुण साहब बताएं इसका आंसर क्या होगा। मुझे सुन पा रहे हैं सुरेश अरुण? अपना माइक को अनम्यूट कीजिए सुरेश अरुण जी, इसका आंसर दीजिए। मुझे लगता है सुरेश अरुण जी नहीं सुन पा रहे हैं। तो अगले व्यक्ति जिनसे मैं पूछूं, शीतल पटेल मैडम। फरेजी मैंने विद्रोह आपको पढ़ाया था। शीतल पटेल मैडम इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसका जो आंसर है, हाजी शरीफुल्लाह के अनुयायी फरेजी विद्रोह में शामिल हुए थे। हाजी शरीफुल्लाह यदि यहाँ ऑप्शन में नहीं होता तो आप किसको टिक करते? फिर आप करते दादू के अनुयायी, क्योंकि हाजी शरीफुल्लाह के पुत्र दादू थे। हाजी शरीफुल्लाह की मृत्यु के बाद इन्होंने इस आंदोलन को संभाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था बेलू थम्पू साहब ने? ए केरल में, बी महाराष्ट्र में, सी मैसूर में, डी तेलंगाना में। आप लोग भी सोच रहे होंगे यार क्या यार सर ने आज पढ़ाया यार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पूछ लिए पिछले लेक्चर के क्वेश्चन, और हम पिछले लेक्चर से आगे बढ़ते हैं तो पीछे का भूलते हैं। हमें क्या पता था कि यार पिछले लेक्चर से पीछे जाकर रिवाइज कर लेते। बताइए भाई, बेलू थम्पू साहब ने किस जो आंदोलन का नेतृत्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ, वो क्षेत्र कौन सा था? कोई भी व्यक्ति? एक क्षेत्र था त्रावणकोर का क्षेत्र था, और त्रावणकोर का जो एरिया है केरल में पड़ता है। त्रावणकोर का जो एरिया है वो केरल में पड़ता है, और केरल वाला जो क्षेत्र है वही त्रावणकोर है। तो आप इसको टिक करेंगे केरल। चलिए अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए सिद्धू व कानू, बी भैरव चांद, सी ए प्लस बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। अर्जुन पवार जी आंसर ए दे रहे। ट्राइबल टैलेंट फाउंडेशन से सी आंसर। बताइए क्या आंसर होगा? सी। चलिए आप सब लोग, जब पूरी जनता इसके समर्थन में, तो हम भी समर्थन देते हैं। 4 भाई थे जिनका नाम था सिद्धू, कानू, भैरव चांद। इन्होंने ही संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, और संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता ये चारों भाई थे। लक्ष्मण जी पीपीटी को हटा दीजिए। अब हम पीपीटी को हटाने के बाद आज जो लेक्चर पढ़ाया है उसके क्वेश्चन पूछूंगा। हालांकि लिखित में क्वेश्चन अगले बार होंगे, अभी हम पूछ लेते हैं। बताइए, ए.ओ. ह्यूम साहब की जीवनी किसने लिखी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक या फाउंडर कहे जाते हैं, उनकी जीवनी एक विद्वान ने लिखी है। वो भी आईसीएस के सदस्य थे। वो जीवनीकार कौन है? विलियम ब्रैडनबर्ग सही नाम है। क्या नाम है आपका मैडम? पहले आप लोग अपना नाम बताया करें, उसके बाद आंसर दिया करें। विलियम ब्रैडनबर्ग साहब सही आंसर दिया है आपने। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाला लाजपत राय का एक पत्र था
था, चलता था, उस पत्र में उन्होंने ये कहा था कि भाई कांग्रेस की स्थापना जो है ब्रिटिश साम्राज्य को भिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए की गई। तो उस पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया। युवांग इंडिया। हाँ, यंग नहीं, यंग इंडिया। बाई और हाँ। इंडिया। हाँ। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन ऑरेंटोलॉजी, पक्षी विज्ञान के पितामह कौन है, तो क्या नाम लेंगे? फादर ऑफ इंडियन ऑरेंटोलॉजी, पक्षी विज्ञान के पिता। आप 4 ऐसे विदेशी व्यक्तियों के नाम बताइए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। चलो, मैं सबसे पहला पूछूंगा नाम प्रद्युमन से। प्रद्युमन, बताओ पहले विदेशी व्यक्ति जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। सर मैं श्योर नहीं हूँ। जॉर्ज मुलर सर। हाँ फिर भी बता दो। जॉर्ज यूले सही है। दूसरे विदेशी व्यक्ति जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, बताइए। अल्फ्रेड वेब। विलियम बेडरबन। अल्फ्रेड ये वेब। तो तीसरे व्यक्ति नहीं, दूसरे व्यक्ति जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की वो है विलियम बेडरबन। विलियम बेडरबन। तीसरे हैं अल्फ्रेड वेब। चलिए, अब आपसे सबसे टफ क्वेश्चन। भारत का पहला राजनीतिक संगठन जो व्यवस्थित संगठन था, उसका नाम क्या है? एसोसिएशन। सर कौन, एक बार वापस क्वेश्चन है फिर से बोलिए। कि भारत का, फिर से सुन लो, भारत का पहला राजनीतिक संगठन जिसकी स्थापना बंगाल में होती है और पहला व्यवस्थित संगठन, उसका नाम बताइए। NIC। LIC। NIC, नेशनल इंडियन। बंग प्रकाशन सभा। हाँ, बंग प्रकाशन सभा। देखिए, यहाँ कंफ्यूज हो गया ना। बंग प्रकाशन सभा पर यह व्यवस्थित नहीं था। व्यवस्थित संगठन था लैंड होल्डर सोसाइटी। INC सर, INC। INC तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ये तो भारत का पहला राजनीतिक संगठन पूछ रहा हूँ। ये तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद में रखेंगे। चलिए, आप ये बताइए। हाँ, लैंड होल्डर सोसाइटी आता है। आप बताइए, ऐसा बंगाल का कौन सा संगठन था जिसकी प्रेरणा से मद्रास में भी संगठन बन रहा है, मुंबई में भी उसी की प्रेरणा से संगठन बना है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। बहुत बढ़िया, सही बात है। अच्छा, इंडियन एसोसिएशन को पहले किस नाम से जाना जाता था और जिसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे? इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष कौन सा अखबार निकालते? अमृत बाजार पत्रिका। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन एसोसिएशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब हो गया, तो क्या आंसर होगा? सर किसी का तो माइक ऑन है। सर किसी का तो माइक ऑन है, क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा सही से। 1876 में। नहीं,
इंडियन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मतलब जो इंडियन एसोसिएशन का विलय जब हो रहा है, वो हो रहा है 1886 में। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ था। उस सम्मेलन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे और उसका विलय कर दिया गया। चलिए, आज के सवाल भी पूरे हो गए हैं। अब आप लोग बताइए कि कोई आपको आज के लेक्चर से संबंधित कुछ चीज पूछनी हो या कोई कंफ्यूजन हो, उसको बताइए। लक्ष्मण जी। जी सर। कोई भी कंफ्यूजन हो आज के लेक्चर से संबंधित, किसी को कुछ चीज समझ में ना आई हो आज के लेक्चर से संबंधित, तो कोई भी व्यक्ति निसंकोच पूछ सकता है। जो क्वेश्चन होगा उसका ऐसा संभव आंसर दिया जाएगा। अगर तुरंत आंसर देना संभव नहीं हुआ तो बाद में दिया जाएगा, पर आंसर जरूर दिया जाएगा। यस सर। रीता पॉल मैन, आप कुछ पूछना चाहते हो? आपने माइक अनम्यूट किया था। सर पूछना नहीं चाह रही थी, मैं बस इतना बोलना चाह रही थी कि आज ना मतलब आवाज की मिस्टेक के कारण थोड़ा सा समझने में मुझे कंफ्यूज हुआ। हाँ यस यस, बीच बीच में थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही थी। हाँ, तो वो कहीं कहीं कुछ छूट रहा था, तो लिंक नहीं जोड़ पा रही थी। कोशिश कर रही थी मैं। नहीं सर, पूरे टाइम नहीं, पर थोड़ा तो बस थोड़ी सी देर के लिए कनेक्ट होती थी, पर फिर बीच में कुछ खर 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 शुरू हो जाता, फिर थोड़ा सा कनेक्ट होता था, तो कंफ्यूजन मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए, पूरे प्रॉपरली नहीं हो पाए। एक्चुअली सर, वो जो आप ब्लूटूथ का हेडफोन यूज करते हैं ना, कभी कभी उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। आप नेक्स्ट टाइम वायर के यूज करना, उसमें नहीं आता। इसमें सबमिट करना है। और कोई बात नहीं, अगर आज थोड़ा सा कनेक्टिविटी में दिक्कत हुई हो तो अपन इसको अगली संडे को इसका एक बार रिवाइज को एक बार 10-15 मिनट को फिर से रिवाइज करेंगे। और आप लोगों को आज जो पीपीटी शेयर की उस पीपीटी को एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि जो भी पढ़ाया गया है पीपीटी को अगर आप 3 बार पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो फिर इसके साथ आज का लेक्चर करने का समय हो गया है और सभी को शुभकामनाओं सहित आज का लेक्चर को समाप्त किया जा रहा है। और तीनों व्यक्तियों को जिन्होंने प्रथम द्वितीय और तृतीय उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये तो खैर शुरुआत है, आगे आप लोग महाराष्ट्र पीएससी में या कोई भी स्टेट की पीएससी में सेलेक्ट हों और यूपीएससी में भी सिलेक्ट हों, ऐसा हम लोगों की आशा है। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।